15, 16 और 17 तीनों को साथ में ही लिख लीजिए। ये तीनों लीगल एड फंड की बात करता है ना। विधिक सहायता निधि की बात ये सेक्शन करती है, इसलिए तीनों को साथ में कनेक्ट करके लिख लीजिए। 15 जो है राष्ट्रीय नेशनल लीगल एड फंड की बात करती है, और 16 है राज्य लीगल एड फंड की बात करते हैं। स्टेट की बात करता है 16, और 17 में डिस्ट्रिक्ट की बात है। तो 16 में ये जो 15 में राज्य सहायता नेशनल लीगल एड फंड में इसका सब सेक्शन 1 कहता है केंद्रीय प्राधिकरण एक निधि स्थापित करेगा। इसमें जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना, वो एक फंड स्थापित करता है जो राष्ट्रीय विधिक सेवा सहायता निधि कहलाती है। और इसमें क्या जमा किया जाता है, तो उसके बारे में ए नंबर कहता है 14 के धारा 14 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी गई सभी धनराशियां, जो 14 में केंद्रीय सरकार जो अनुदान करती है ना, वो सभी धनराशि आ जाएगी। बी नंबर कहता है कोई ऐसे अनुदान या संदान जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण को दिए जाए। और सी नंबर है केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा किसी न्यायालय के आदेशों के अधीन या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त कोई रकम, मतलब कोर्ट कोई ऑर्डर करता है, कोई रकम जमा करवाता है, जैसे फाइन वगैरह इम्पोज होता है, इसी तरह से उस जो स्रोत से प्राप्त कोई रकम होती वो होती है इसमें सी में। और सब सेक्शन 2 इसका कहता है राष्ट्रीय विधिक सहायता निधि का उपयोजन निम्नलिखित को चुकाने के लिए किया जाएगा। जैसे सीआरपीसी का सेक्शन जो है ना 357, उसमें भी उपयोजन वाली बात कही गई है कि उसमें जो फाइन इम्पोज करता है कोर्ट, वो किस किस को कहाँ वो इम्पोज होगा, तो उसके लिए उपयोजन की बात इसमें भी कही गई है कि कहाँ कहाँ वो दिया जाएगा, कहाँ कहाँ खर्च होगा, मतलब किस किस को दिया जाएगा। तो ए नंबर इसका कहता है इस अधिनियम के अधीन उपबंधित विधि सेवाओं के खर्चे जिसके अंतर्गत राज्य प्राधिकरण को दिए गए अनुदान भी है। बी इसका उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा दी गई विधिक सेवाओं का खर्च। जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी जो है ना, उसको भी जो लीगल सेवाओं के लिए, लीगल सर्विसेज के लिए जो दिया जाता है वो खर्च आएगा इसमें। एक्स सी नंबर है इसका कोई अन्य व्यय जिनकी पूर्ति केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित है। 16 में इसका राज्य विधिक सहायता निधि की बात है, तो राज्य प्राधिकरण एक निधि स्थापित करेगा जो राज्य विधिक सहायता निधि कहलाएगी। अब सेंट्रल की बात थी, तो सेंट्रल में सेंट्रल अथॉरिटी आती है, उसके लिए निधि स्थापित की जाती है। और इसमें स्टेट की बात है, तो स्टेट के लिए एक फंड स्थापित किया जाता है, तो वो राज्य विधिक सहायता निधि कहलाती है। और इसमें भी वही बातें हैं सेम। ए नंबर इसका कहता है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा उसको संदत्त सभी धनराशियां दिए गए कोई अनुदान। इसमें जो केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है, जो धनराशि है, जो फंड दिया जाता है, वो इसमें है। और बी नंबर इसमें कोई ऐसे अनुदान या संदाय जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार या किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्राधिकरण को दिए जाए। मैडम केवल इतना है कि फंडिंग कहाँ से होगी और उपयोजन कहाँ किया जाएगा। जी हाँ, उसके बारे में है ये कि किसको कहाँ दिया जाएगा। जी, तो 17 में आते हैं। फिर 17 में जिला विधिक सहायता की बात है, उसमें भी यही बातें कही गई कि कहाँ खर्चे होंगे, किसको कहाँ दिया जाएगा फंड में से। इसमें भी प्रत्येक जिला प्राधिकरण एक निधि स्थापित कर, जिले की बात है तो जिला प्राधिकरण एक फंड स्थापित करता है। और 18 में लेखा और लेखा परीक्षा की बात है। 18 से ऑडिट मतलब कनेक्ट हो रहा है, जैसे एक साउंड बन रहा है ना, ऑडिट और 18, तो याद करने के लिए रहता है कि ऑडिट इसमें है, अकाउंट से, तो तीनों प्राधिकरण जो है इसमें लेखा रखते हैं। जो भी तीनों अथॉरिटी है ना, वो लेखा रखते हैं और उसमें रिकॉर्ड रखते हैं, उसका जो भी खर्च वगैरह होते हैं उन सभी का रिकॉर्ड रखते हैं। और 2 इसका कहता है सबसेक्शन 2 उपगत व्यय जो है ना, किया गया व्यय जो है, उपगत व्यय एनी एक्सपेंडिचर इंक्लूड जो है उसको
जो केग है ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उनको संदेह होगा, ये जो भी उपकद खर्चे किए गए उनको देना होगा, शेल बी पेबल। इसका सबसेक्शन 4 कहता है जो केग द्वारा और प्राधिकरणों द्वारा ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट को भेजी जाएगी। इसका सबसेक्शन 5 जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो रिपोर्ट मिल जाती है, जब रिपोर्ट भेजी गई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब रिपोर्ट मिल जाती है, रिपोर्ट प्राप्ति के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी। सबसेक्शन 6 है इसका, स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट, अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती है ऐसे स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट मिलती है, तो स्टेट की बात है तो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाएंगे। चैप्टर 6 लोक अदालत, इसमें 19 से 22 सेक्शन है, 19 to 22। 19 लोक अदालतों का आयोजन की बात करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लोक अदालत। इसमें वही जैसे भी स्थिति है, मतलब या स्टेट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है और हाई कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी है, तालुक लीगल सर्विस कमेटी है, ये सभी जो है ये सभी मिलकर के ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए तथा ऐसे क्षेत्रों के लिए जो वह ठीक समझे लोक अदालतों का आयोजन कर सके। ये सारी अथॉरिटी अपने अपने अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए लोक अदालत अपने अपनी जगह, मतलब अपने अधिकारिता जुरिस्डिक्शन के अंदर लोक अदालतों का आयोजन कर सकेगी। और इसका सबसेक्शन 2 कहता है किसी क्षेत्र के लिए आयोजित प्रत्येक लोक अदालत उस क्षेत्र के उतने नंबर सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों, बी अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जितने ऐसी लोक अदालत का आयोजन करने वाले यथास्थिति राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण, सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति, उच्च हाई कोर्ट विधिक सेवा समिति या तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं। सबसेक्शन 3 इसका कहता है सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट विधिक सेवा समिति जो है, इसके समिति द्वारा आयोजित लोक अदालतों के लिए उपधारा 2 के खंड ख में जो अभी हमने पढ़ा है सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अदर जो होंगे, तो उसमें अन्य व्यक्तियों का अनुभव और जो क्वालिफिकेशंस वे होंगी जो केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के चीफ जस्टिस से परामर्श से विहित की जाए। तो इसमें सबसेक्शन 3 में सुप्रीम कोर्ट कमेटी की बात है, सुप्रीम कोर्ट लीगल सेवा समिति। सबसेक्शन 4 है इसका, उपधारा 3 में निर्देश लोक अदालतों से भिन्न लोक अदालतों के लिए, जो मतलब सुप्रीम कोर्ट वाली कमेटी नहीं है, ये दूसरी कमेटी है, तो उसमें उपधारा 2 के खंड ख में निर्देश अन्य व्यक्तियों का अनुभव और योग्यताएं वे होगी जो राज्य सरकार द्वारा, ये स्टेट की बात है तो यहाँ पर हाई कोर्ट के लेवल के होंगे, जो भी होंगे मेंबर्स वगैरह अधिकारी जो होंगे ऑफिसर्स, वो हाई कोर्ट के इसमें होंगे, राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श से विहित की जाए। 5 इसके अलावा सब आ गए हैं आपके, ताल्लुक हो गई या राज्य विधिक हो गया है। जी हाँ, इसमें स्टेट में सारे आ जाते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट के तालुक के और ये सारे आ जाते हैं इसमें स्टेट में। अब 5 नंबर का है किसी लोक अदालत को उस न्यायालय के जिसके लिए लोक अदालत आयोजित की जाती है। नंबर 1 इसका समक्ष लंबित किसी मामले की बाबत किसी ऐसे मतलब जो पेंडिंग है, कोई एनी केस पेंडिंग बिफोर। सेकंड इसका किसी ऐसे विषय की बाबत जो उसके अधिकारिता के भीतर है किंतु वह उसके समक्ष नहीं लाया गया है। किसी विवाद का उदाहरण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता परिनिर्धारण करने की अधिकारिता होगी।
या तो मतलब लोक अदालत में कौन से मामले आते हैं उसके बारे में बताया गया है कि लोक अदालत आयोजन किन मामलों में की जा सकती है। तो जो उस कोर्ट के सामने मतलब जो लंबित मामले हैं वो और अधिकारिता के भीतर तो है, किंतु वो उसके सामने लाए नहीं गए हैं। तो ऐसे मामलों में लोक अदालत आयोजित की जाएगी। तो किसी विवाद का अवधारण करने और उसके पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिधान करने की अधिकारिता होगी। परंतु लोक अदालत को किसी ऐसे अपराध से संबंधित जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है, किसी मामले या विषय के बारे में कोई अधिकारिता नहीं होगी, जो कंपाउंडेबल नहीं है, ऐसे मामलों में कंप्रोमाइज करवाने की का जुरिस्डिक्शन नहीं होगा। मतलब लोक अदालत इस मामले को नहीं सुनती है जहां पर जो अपराध इस कैटेगरी का है कि वो कंपाउंडेबल नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल है। 20 इसका है लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान। कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय लोक अदालत। तो इसमें जो सीआरपीसी में जो संज्ञान लेने वाली बात कही गई है, सीआरपीसी का जो चैप्टर 14 है उसमें कंडीशंस दी गई है कार्यवाही शुरू करने के लिए जो शर्तें हैं वो 190 से 199 तक 190 टू 199 तक इसमें सेक्शन दी गई है सीआरपीसी में। तो संज्ञान लेता है कोर्ट, पहले तो देखता है प्रिलिमिनरी स्टेज पर कि कोई मामला उसके द्वारा विचारणीय है कि नहीं, है ना। तो कोई मामला कोर्ट के पास आता है तो मामला विचारणीय है या नहीं, इस बारे में विचार करने को संज्ञान लेना कहते हैं। तो प्रीमा फेसी प्रिलिमिनरी स्टेज पर प्रथम दृष्टया मामला बनता है कि नहीं ये कोर्ट देखती है। तो इसमें भी लोक अदालत ये देखेगी कि उसके पास कोई मामला आया है तो वो उसमें मतलब उसमें संज्ञान ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो लोक अदालतों द्वारा मामलों का संज्ञान सब सेक्शन 1 इसका कहता है जहां धारा 19 की उपधारा 5 के खंड 1 में निर्दिष्ट किसी मामले में उस मामले को परिनिर्धारण के लिए लोक अदालत को निर्दिष्ट करने के लिए ना, तो जो कोर्ट वह कोर्ट निर्दिष्ट करती है जिसके पास कोई मामला जाता है लोक अदालत के लिए। तो इसका एक कहता है उसके पक्षकार सहमत है, बी उसका कोई पक्षकार न्यायालय को आवेदन करता है और यदि ऐसे न्यायालय का प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है कि ऐसे परिनिर्धारण की संभावनाएं संभावनाएं है। सेकंड इसका न्यायालय का समाधान हो जाता है कि वह मामला लोक अदालत द्वारा संज्ञान किए जाने के लिए समुचित मामला है। The court is satisfied that the matter is an appropriate one to be taken cognizance of by the लोक अदालत। तो वह न्यायालय उस मामले को लोक अदालत को निर्दिष्ट करेगा। तो कोर्ट निर्दिष्ट करता है लोक अदालत के लिए जो मैटर उसके सामने उसके पास जो आता है उसको वो लोक अदालत के लिए भेजेगा। मतलब कोर्ट को लगना चाहिए कि इसमें जो मतलब पक्षकार सहमत हो गए हैं, राजीनामा करने की संभावना है, उनमें कंप्रोमाइज हो सकता है, तो फिर वो लोक अदालत के लिए भेज देगा। क्योंकि मामले कई सालों से पेंडिंग पड़े रहते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट का काम ये है कि लंबित मामले जो है उनको शीघ्र ही निपटाया जाए। हाँ, परंतु ऐसे न्यायालय द्वारा इसमें जो पहले जो ये खंड दिए गए हैं इनके अधीन कोई मामला लोक अदालत को पक्षकारों की सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात निर्दिष्ट किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर दिया जाता है इसमें, उसके बाद ही निर्दिष्ट किया जाता है लोक अदालत के लिए। सबसेक्शन 3 इसका जहां कोई मामला उपधारा 1 के अधीन लोक अदालत को निर्देश किया जाता है या जहां उपधारा 2 के अधीन उसको निर्देश किया गया है वहां लोक अदालत ऐसे मामले या विषय के निपटाने की कार्यवाही करेगी और पक्षकारों के बीच समझौता परिनिर्धारण करेगी। तो लोक अदालत का काम ये है कि वह उस विषय के निपटाने के लिए कार्यवाही करती है और पक्षकारों के बीच कंप्रोमाइज करवाती है। और 4 नंबर इसका कहता है कि प्रत्येक लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष किसी निर्देश का अवधारण करते समय
पक्षकारों के बीच समझौता परिनिर्धारण करने में यथासाध्य शीघ्रता से कार्य करेगी और न्याय, साम्य, ऋजुता और अन्य विधिक सिद्धांतों का मार्गदर्शित होगी। मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मामलों को निपटाया जाएगा, क्योंकि कई सालों से पेंडिंग पड़े रहते हैं मैटर्स, उनको सोल्व करना ही लोक अदालत का उद्देश्य होता है। सबसेक्शन इसका 5 है, जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है, वहां उस मामले का अभिलेख उसके द्वारा उस न्यायालय को जिससे उपधारा 1 के अधीन निर्देश प्राप्त हुआ था विधि के अनुसार निपटाने के लिए लौटा दिया जाएगा। मतलब जहां से उसको निर्देश किया गया था जिस कोर्ट से, उसी कोर्ट को वापस भेज देगा। जब नहीं होता है कोई समझौता, कोई नहीं हो पाता है, पक्षकार इस स्टेज पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां पे कंप्रोमाइज हो, तो फिर वापस उस कोर्ट को लौटा दिया जाएगा। सबसेक्शन 6 है इसका, जहां लोक अदालत द्वारा इस आधार पर कोई अधिनिर्णय नहीं दिया गया है कि पक्षकारों के बीच उपधारा 2 में निर्दिष्ट विषय में कोई समझौता या परिनिर्धारण नहीं हो सका है, वहां वह लोक अदालत पक्षकारों को किसी न्यायालय में उपचार प्राप्त करने की सलाह देगी। सबसेक्शन 7, जहां मामले का अभिलेख उपधारा 5 के अधीन न्यायालय को लौटाया जाता है, वहां ऐसा न्यायालय ऐसे मामले पर उस प्रक्रम से कार्यवाही करेगा जिस तक उपधारा 1 के अधीन ऐसा निर्देश करने की पूर्व कार्यवाही की गई थी। मतलब जहां ट्रायल चल रही थी, जहां से रोकी गई है ट्रायल, और वह ट्रायल आगे बढ़ा दी जाएगी। सेक्शन 21 लोक अदालत का अधीन निर्णय, जो अवार्ड है लोक अदालत का, उसके बारे में 21 में है। तो जो अवार्ड है इसको सिविल कोर्ट की डिक्री या अदर कोर्ट का आदेश समझा जाएगा। जो अवार्ड दिया जाता है लोक अदालत के द्वारा, तो वो सिविल कोर्ट की डिक्री या अदर कोर्ट का आदेश समझा जाएगा। 22 है इसका, लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत की शक्तियां, जो पावर से है वो 22 में दी गई है। तो क्या क्या पावर्स होगी, तो लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत को इस अधिनियम के अधीन कोई अवधारण करने के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होगी, सेम पावर्स होगी किसकी, सिविल सीपीसी के अधीन सिविल कोर्ट की में वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों संबंध में निहित की जाएगी। जो सिविल सीपीसी में दी गई है वही पावर्स उसको होगी लोक अदालत को। ए नंबर है इसमें, साक्षी को समन करना तथा हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना। तो ये ऑर्डर सीपीसी का जो ऑर्डर है 16 में और सेक्शन 31 में दिया गया है। और बी नंबर इसका, किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना, तो ऑर्डर 11 में दिया गया है और सेक्शन 30 है सीपीसी का, उसमें दिया गया है। और सी नंबर है इसका, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, तो ऑर्डर 19 में दिया गया है ये। डी, किसी न्यायालय कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या दस्तावेज अथवा ऐसे अभिलेख या दस्तावेज की प्रति अध्यपेक्षा करना। मतलब कोई कॉपी है कहीं से लेना है, उसको दस्तावेज की कॉपी लेना है, रिकॉर्ड की लेना है, तो उसके लिए ये रिक्विजिशनिंग ऑफ एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट, requisition of any public record or document or copy of such record or document from any court of office। ई नंबर है, ऐसे अन्य विषय जो विहित किए जाएं। सब सेक्शन 2 है इसकी, उपधारा 1 में अंतर्विषय शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले प्रत्येक लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत को अपने समक्ष आने वाले किसी विवाद के अवधारण के लिए अपनी स्वयं की प्रक्रिया विशिष्ट करने की अपेक्षित शक्तियां होगी। मतलब अपनी स्वयं की प्रोसीजर, जो उसको कैसे काम करना है वो खुद बना सकते, पावर है, ये सब सेक्शन 2 कहता है। सब सेक्शन 3 इसका क्या, लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत। स्थायी लोक अदालत के बारे में चैप्टर 6A में बताया गया है। लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत के समक्ष सभी कार्यवाहियां जो आईपीसी की सेक्शन 193 है, जिसमें मिथ्या साक्ष्य के लिए पनिशमेंट दिया जाता है, मिथ्या साक्ष्य गणना और दोनों के लिए। तो 193 धारा 219 और धारा 228 के 228 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाहियां समझी जाएगी। मतलब लोक अदालत जो कार्यवाही करता है उसको इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग जो है जुडिशियल प्रोसीडिंग समझी जाएगी। और प्रत्येक लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत जो सीआरपीसी की सेक्शन है 195
जो 195 के न्यायालय की अवमानना के लिए अभियोजन की बात करता है। ये चैप्टर 14 में कंडीशन जो दी गई उसी में ये सेक्शन आती है 190 से 199 तक। अब चैप्टर 26 की बात है तो चैप्टर 26 न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराध की बात करता है। इसमें 340 से 352 तक सेक्शन दी गई है सीआरपीसी का चैप्टर इसमें 26 में। और इसमें जो 347 में रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट माने जाएंगे, इसी तरह इसको भी सिविल माना जाएगा। चैप्टर 6A 22A से 22E तक मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता। जैसे हमने मीडिएशन वो आर्बिट्रेशन वाला पढ़ा था कि मुकदमा जो कोर्ट में मुकदमा मतलब वाद लाने से पहले उसके पहले ही समझौता हो जाए कोर्ट में जाने से पहले ही, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता। ये चैप्टर जो है 11 जून 2002 को इंसर्टेड होता है। सेक्शन 22A सेक्शन 22A में परिभाषाएं दी गई है, एक तो स्थायी लोक अदालत की और एक लोक उपयोगी सेवा की। तो स्थायी लोक अदालत तो स्थापित होती है 22B में, और लोक उपयोगी सेवा से क्या अभिप्राय है उसके बारे में, वायु सड़क या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिए यातायात सेवा आती है, डाक तार टेलीफोन सेवाएं आती है, जनता को विद्युत प्रकाश या जल का प्रदाय करना आता है, स्वच्छता प्रणाली आती है, अस्पताल और औषधालय सेवा आती है और बीमा सेवा आती है। ये सेवाएं इसमें आती है लोक उपयोगी सेवाओं में। तो इसमें इसके अंतर्गत ऐसी कोई सेवा भी जिसे यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार लोक हित में अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करे, मतलब इस चैप्टर के पर्पज से करता है लोक उपयोगी सेवा घोषित। 22B इसमें स्थायी लोक अदालतों की स्थापना होती है, स्टेब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत। तो ये पूरा चैप्टर स्थायी लोक अदालत के ही बारे में है। इसमें जो स्थायी लोक अदालत की स्थापना जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों करती है। तो सेंटर की स्थिति होती है, सेंटर के लिए करना होता है, पूरे देश के लिए करना होता है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है। मतलब सेंट्रल अथॉरिटी में काम करना होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती नहीं, सेंटर अथॉरिटी स्टेट अथॉरिटी दोनों करती है। ये सरकार नहीं, मतलब अथॉरिटी करती है इसको, सेंटर अथॉरिटी एंड स्टेट अथॉरिटी दोनों करती है। तो इसमें कौन कौन होते हैं, इसमें 22B स्थायी लोक अदालत की स्थापना के बारे में इसका सब सेक्शन 1 क्या कि धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी यथास्थिति केंद्रीय प्राधिकरण या प्रत्येक राज्य प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा ऐसे स्थानों पर और एक या एक से अधिक लोक उपयोगी सेवाओं की बाबत ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए और ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाए स्थायी लोक अदालतें स्थापित करेगा। सब सेक्शन 2 इसका कहता है कि उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित क्षेत्र के लिए स्थापित प्रत्येक स्थायी लोक अदालत यथास्थिति केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण द्वारा ऐसी स्थायी लोक अदालत स्थापित करते हुए नियुक्त किए गए निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी। ऐसा व्यक्ति जो जिला न्यायाधीश या अपर जिला न्यायाधीश है या रहा है, मतलब डीजे है या एडीजे है या रहा है, या जिला न्यायाधीश की पंक्ति से उच्चतर पंक्ति का न्यायिक पद धारण किए हुए, मतलब वो जो जिला जज से भी ऊपर की रैंक में है, तो स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष होगा। और बी कहता है दो अन्य ऐसे व्यक्ति जिनके पास लोक उपयोगी सेवा का पर्याप्त अनुभव है और जो यथास्थिति केंद्रीय प्राधिकरण या राज्य प्राधिकरण की सिफारिश पर यथास्थिति केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे। जो सेंट्रल अथॉरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और स्टेट अथॉरिटी तो स्टेट गवर्नमेंट करती है, नॉमिनेट करती है इनको। और 22C है इसका स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान, कॉग्निजेंस ऑफ केसेस बाय परमानेंट लोक अदालत।
जिसमें हमने पढ़ा था मामलों का संज्ञान, कौन सी सेक्शन थी वो? हाँ, 20 सेक्शन थी, उसमें था संज्ञान लेना। वैसे इसमें भी ऐसे संज्ञान लिया जाता है। किसी विवाद का कोई पक्षकार विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने के पूर्व विवाद के निपटारे के लिए स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सकेगा। तो एनी पार्टी टू अ डिस्प्यूट में बिफोर द डिस्प्यूट इज ब्रॉट बिफोर एनी कोर्ट मेक ऑन एप्लीकेशन। परंतु स्थायी लोक अदालत को ऐसे अपराध से जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है, संबंधित किसी विषय के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी। कंपाउंडेबल है तो ये अधिकारिता है, जुरिस्डिक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो इस सेक्शन 19 है, 19 का सब सेक्शन 5 का परंतुक, उसमें भी यही बात है, और इसका परंतुक भी यही कहता है, प्रोवाइडेड। और इसका सेकंड प्रोवाइडेड है, परंतु ये और की स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामलों में भी अधिकारिता नहीं होगी जिसमें वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य 10 लाख रुपए से अधिक है। मतलब ऐसे मामलों में भी अधिकारिता नहीं होगी जो 10 लाख से अधिक हो। 10 लाख तक होगा तो जुरिस्डिक्शन है, अगर 10 से ऊपर हुआ तो नहीं है। परंतु यह भी कि केंद्रीय सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय प्राधिकरण से परामर्श करके दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट 10 लाख रुपए तक की सीमा को बढ़ा सकेगी। केंद्रीय सरकार बढ़ा देती है, इसको 10 लाख की सीमा को बढ़ा देती है। तो 2 इसमें है, सबसेक्शन 2, स्थायी लोक अदालत को उपधारा 1 के अधीन आवेदन किए जाने के पश्चात उस आवेदन का कोई पक्षकार उसी विवाद के लिए किसी न्यायालय के अधिकारिता का अवलंबन नहीं लेगा। सबसेक्शन 3 कहता है जहां किसी स्थायी लोक अदालत को उपधारा 1 के अधीन कोई आवेदन किया जाता है, वहां वह लोक अदालत ऐसे आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को उसके समक्ष लिखित कथन फाइल करने का आदेश देगी, है ना। तो ए नंबर तो इसमें स्टेटमेंट की बात करता है, लिखित कथन की, और बी नंबर इसका अतिरिक्त कथन फाइल करने की बात करता है। बी एडिशनल स्टेटमेंट की बात करता है, बी नंबर। और सी नंबर इसमें आवेदन के किसी पक्षकार से उसे प्राप्त किसी दस्तावेज या कथन को अन्य पक्षकार को उसका उत्तर देने के लिए समर्थ बनाने हेतु संसूचित करेगी। तो ए में स्टेटमेंट लिया जाता है, बी में एडिशनल अतिरिक्त कथन फाइल करने के लिए कहता है कोर्ट, और इसमें सी में आवेदन के किसी पक्षकार से उसे प्राप्त किसी दस्तावेज या कथन का उसको आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए कहा जाता है, संसूचित किया जाता है। मतलब shall communicate any document or statement received by it from any party। सबसेक्शन 4 है जब कोई कथन, अतिरिक्त कथन और उत्तर यदि कोई हो के अधीन स्थायी लोक अदालत के समाधान प्रद रूप में फाइल किया गया है, तब वह आवेदन के पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाहियां ऐसी रीति से करेगा जैसे वह विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे। सबसेक्शन 5 इसका स्थायी लोक अदालत उपधारा 4 के अधीन सुलह कार्यवाहियां करने के दौरान पक्षकारों को विवाद के स्वतंत्र और निश्चित रीति में सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए उनके प्रयास में सहायता करेगी। सबसेक्शन 6 आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद की सुलह कराने में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावपूर्वक सहयोग करे और स्थायी लोक अदालत उसके समक्ष साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश का अनुपालन करे। जो भी स्थायी लोक अदालत ने निर्देश दिया है उसका पालन करे, ये पक्षकार का कर्तव्य होगा। सबसेक्शन 7 है, इसमें जब स्थायी लोक अदालत की पूर्वोक्त सुलह कार्यवाही में राय है कि ऐसी कार्यवाही में समझौते के लिए ऐसे तत्व विद्यमान है जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकेंगे, तब वह विवाद के संभावित समझौते के निबंधन विरचित कर सकेगी और संबंधित पक्षकार को उनके संप्रेषण के लिए देगी। और यदि पक्षकार विवाद के समझौते के लिए सहमत हो जाते हैं
तो वे समझौता करार पर हस्ताक्षर करेंगे तथा स्थायी लोक अदालत उसके निबंधानुसार अधिनिर्णय पारित करेगी और उसकी एक एक कॉपी प्रत्येक संबद्ध पक्षकार को देगी। कंप्रोमाइज के लिए मतलब पार्टीज एग्री हो जाती है और जो कंप्रोमाइज एग्रीमेंट होता है उस पर वो साइन कर देते हैं फिर तो तथा स्थायी लोक अदालत उसके लिए अवार्ड पारित कर देती है और अवार्ड पारित करती है तो इसकी एक एक कॉपी दोनों पक्षकारों को दे दी जाएगी। सब सेक्शन 8 इसका जहां पक्षकार उपधारा 7 के अधीन किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं वहां यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो स्थायी लोक अदालत विवाद का विनिश्चय कर देगी। अ, 22D इसका स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया जो प्रोसीजर है वो 22D में है। तो इसमें स्थायी लोक अदालत इस अधिनियम के अधीन सुलह कार्यवाही करते समय या विवाद का गुणावगुण के आधार पर विनिश्चय करते समय नैसर्गिक न्याय, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, साम्य और न्याय के अन्य सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगी और सीपीसी तथा एविडेंस एक्ट से बाध्य नहीं होगी। Shall not be bound by the Code of Civil Procedure and the Indian Evidence Act। 22E स्थायी लोक अदालत के अधिनिर्णय का अंतिम होना अवार्ड ऑफ परमानेंट लोक अदालत टू बी फाइनल। तो इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत द्वारा गुणागुण के आधार पर या समझौता करार के निबंधानुसार दिया गया प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा। मतलब जो समझौता करार में जो बताई गई शर्तें हैं उसके अनुसार वो अंतिम होगा, फाइनल होगा और उसके सभी पक्षकारों और उसके अधीन दावा करने वाले सभी व्यक्तियों पर आबद्ध कर होगा। तो सभी व्यक्ति उसमें बाउंड होंगे उसके अवार्ड से। तो इस अधिनियम के अधीन स्थायी लोक अदालत का प्रत्येक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय की डिक्री समझा जाएगा। सब सेक्शन इसका 2 कहता है और सब सेक्शन 3 इसका कहता है कि जो भी अवार्ड होगा स्थायी लोक अदालत द्वारा तो वो बहुमत के द्वारा होगा। 4 इसका कहता है कि इसमें प्रत्येक अधिनिर्णय अंतिम होगा और किसी मूल वाद, आवेदन या निष्पादन कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। फाइव नंबर का स्थायी लोक अदालत उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक अधिनिर्णय को स्थानीय अधिकारिता रखने वाले सिविल न्यायालय को भेज सकेगी और ऐसा सिविल न्यायालय निर्णय को इस प्रकार निष्पादित करेगा मानो वह उस न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री हो। अब जो अवार्ड जैसे हमने आर्बिट्रेशन में भी पढ़ा था, अवार्ड जो वो देते हैं तो निष्पादन एग्जीक्यूशन तो सिविल कोर्ट करवाती है, तो इसी तरह इसमें भी सिविल कोर्ट एग्जीक्यूशन करवाती है सीपीसी का ऑर्डर 21 में और सेक्शन 38 दी गई है उसमें। चैप्टर 7 प्रकीर्ण है। मिसकेलेनियस 23 प्राधिकरणों, समितियों, लोक अदालतों के सदस्यों और कर्मचारी वृंद का लोक सेवक होना। Members and staff of authorities, committees and लोक अदालत टू बी पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे आईपीसी का सेक्शन 21 के अकॉर्डिंग। 24 इसमें सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण है। गुड फेथ में कोई प्रोसीडिंग की गई है तो उसके लिए प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के उपबंधों के अधीन सद्भाव पूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य अविधिक कार्यवाही नहीं होगी। जो भी ये स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट या जो भी कमिटी है, जितने भी प्राधिकरण है, इन्होंने कोई भी कार्य किए हैं तो उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी। 25 अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, एक्ट का अध्यारोही प्रभाव होना, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, मतलब इसमें कोई अदर एक्ट जो है इसके विरोध में होता है, विरोधी होने पर यह एक्ट उन पर प्रभावी बल रखेगा, है ना। संगत नहीं है, असंगतता रखते हैं तो
इस एक्ट से इनकंसिस्टेंट होते हैं, इनकंसिस्टेंसी रखते हैं, तो ये एक्ट अदर लॉ पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। और किसी लिखत पर भी है, मतलब जी इंस्ट्रूमेंट पर भी है ना। हाँ, किसी लिखत में प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में या उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। 26 से कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। कठिनाइयों को दूर करने की जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है। एक्ट टू पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, जो डिफिकल्टीज है उनको रिमूव करने की जो पावर है वो केंद्रीय सरकार को है। और केंद्रीय सरकार की पावर जो है 21 में भी है, लेकिन 27 की पावर रूल बनाने की है। 27, 28, 29 एंड 29A चारों सेक्शंस को एक साथ में लिख लीजिए। और 27 और 28 सेम बात कहती है, रूल बनाने की पावर्स की बात कहती है। और 29 और 29A विनियम बनाने की, रेगुलेशंस मेक रेगुलेशंस की बात करती है 29 और 29A। 27 और 28 मेक रूल्स की बात करती है। 27 में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, 28 में स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, 29 में सेंट्रल अथॉरिटी की पावर है, केंद्रीय प्राधिकरण की। और 29A में स्टेट अथॉरिटी, राज्य प्राधिकरण की पावर है। वैसे ये पढ़ना जरूरी तो नहीं है सारा, क्योंकि हम पैसे भी उसमें भी पढ़ के आए, जैसे आर्बिट्रेशन में वगैरह में भी और बाकी और एक्ट में भी हम ये सारी चीजें पढ़ के आए कि रूल बनाने की पावर है उसमें, उसको पावर है केंद्रीय सरकार को है, राज्य सरकार को है। नहीं, बस केवल इतना देखना है कि जो जी केंद्रीय अधिकरण है ना, जी हाँ तो उस संबंध में केंद्र बनाएगी, वो राज्य अधिकरण है वो राज्य जी बनाएगी, हाँ बस इतना हाँ, ही बस देखना है। इम्पोर्टेंट चीजें देखना है, बस इसमें से कीवर्ड सिलेक्ट करके याद रखना है, बस एक ये पॉइंट में कौन सी चीज दी गई है। 30 आता है इसमें, नियम और विनियम का रखा जाना। तो लेइंग ऑफ रूल्स, तो स्टेट इसमें सेंट्रल की बात है तो संसद के समक्ष रखा जाएगा रूल बनाने के बाद, विनियम बनाने के बाद ना। रूल और रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं बनाने के बाद केंद्र की कंडीशन में है तो फिर संसद के सदनों के समक्ष रखा जाएगा, और राज्य में है तो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। बस ये इतनी सी बात है, ये तो कंप्लीट हो गया। बाकी का कल का पढ़ा हुआ रिवाइज करें। शॉर्ट में करेंगे रिवाइज, डिटेल में पढ़ेंगे नहीं। तो इसमें चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी की बात करता है, 1 और 2 इसमें सेक्शन है। इसमें सेक्शन 1 इसका शॉर्ट टाइटल की बात करता है कि एक्ट का नाम क्या है, कब प्रभाव में आया, कब लागू होता है, कहाँ लागू होता है। सेक्शन 2 इसका परिभाषाएं है, ए से के तक इसमें परिभाषाएं दी गई है। चैप्टर 2 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करता है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी की, इसमें सेक्शन 3 to 5 दी गई है। इसमें सेक्शन 3 में नालसा का गठन की बात की गई है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो गठन होता है उसकी बात की गई है। थ्री ए में SCLSC सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी की बात की गई है। और 4 में केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्य की बात है, फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल अथॉरिटी, उसके क्या कार्य होंगे, क्या कौन से फंक्शंस होंगे उसके बारे में 4 में है। चैप्टर 3 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो इसमें स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी में जो है सालसा SLS है, तो इसमें सेक्शन 6 to 11B तक दिया गया है। इसमें 6 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन की बात करता है।
तो हम इसको याद करने का एक है कि 7, 4 और 10, 7, 4 और 10 में जो है फंक्शंस दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं। प्राधिकरण के जो कार्य है 7, 4 एंड 10 तीनों सेक्शंस को साथ में कर लीजिए याद रखने के लिए। फंक्शंस जो है 4, 7 और 10 में दिए गए हैं। तो 7 में तो स्टेट के कार्य दिए गए हैं, 4 में सेंट्रल के कार्य दिए गए सेंट्रल अथॉरिटी के, और 10 में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी के फंक्शंस दिए गए हैं। 8 में राज्य प्राधिकरण का अदर एजेंसीज अन्य अधिकारियों के साथ मिलकर उनके सहयोग से कार्य करना 8 में दिया गया है। और 8A 3A 8A 11A 3 क 8 क और 11 क, इनमें जो है लीगल सर्विस कमेटी की बात है, विधिक सेवा समिति। तो समिति है ना, समिति ए वाली जो सेक्शन है इन तीनों सेक्शन में दी गई है। तो 8A में हाई कोर्ट की बात है, 3A में स्टेट ये सुप्रीम कोर्ट की बात है। सुप्रीम कोर्ट कमेटी जो है वो 3A में है, हाई कोर्ट कमेटी जो है 8A में है, और 11A में तालुक कमेटी है। 11 में जिला प्राधिकरण की बात है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की। हाँ 11 जो जैसे 8 में बताया गया है कि राज्य प्राधिकरण जो है अदर एजेंसीज के साथ मिलकर कार्य करता है, उनके सहयोग से कार्य करता है, वैसे जिला प्राधिकरण भी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, वो भी सेम ही इसमें अदर एजेंसीज के साथ में सहयोग से काम करता है। चैप्टर 4 हमने पढ़ लिया, चैप्टर 4 तो कंप्लीट हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसी में से कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अनुसार मुकदमा पूर्व सुलह और समझौता हेतु विवाद का कोई पक्षकार कब आवेदन कर सकता है? किसी भी समय। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ए है इसका विवाद को न्यायालय में लाने के पश्चात, बी है विवाद को न्यायालय में लाने के पूर्व, सी है इसमें अपील प्रस्तुत करने के पूर्व, डी है अपील प्रस्तुत करने के बाद। पश्चात तो मतलब मामले को न्यायालय में लाने के पूर्व भी कर सकता है। हाँ ये सही है, लाने के पूर्व। सुलह और समझौता तो हेतु विवाद का कोई पक्षकार आवेदन तभी करता है जब कोर्ट में नहीं जाना, उसके पहले ही करना चाहता है ना, वो तो कोर्ट में नहीं जाना चाहता, तो सही है ये। लिखा है कि न्यायालय में जाने के पूर्व। हाँ तो ये सही, मतलब यही कर रही हूँ मैं, सही कहा आपने, सही है ये, कोर्ट के जाने के पहले ही किया जा सकता है। 22C। जी हाँ, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 22A के अंतर्गत निम्न में से कौन लोक उपयोगी सेवा है? तो ये तो इजी क्वेश्चन पूछ लिया ये तो
ए नंबर डाक तार या टेलीफोन सेवा, बी है सार्वजनिक स्वच्छता प्रणाली, सी है अस्पताल या औषधालय, डी है इनमें से सभी। ये सभी। तो इसकी जो इस एक्ट की जो सेक्शन 22B है संबंधित है। ए स्थायी लोक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान, बी स्थायी लोक अदालतों की स्थापना, सी स्थायी लोक अदालत की प्रक्रिया और डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम जो है इसके अंतर्गत लोक अदालतों को कैसे अपराधों के मामले में क्षेत्राधिकारिता नहीं होगी। हाँ, अशमनी में। सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर मीडिएशन संबंधी कौन सी समिति गठित है। मीडिएशन संबंधी, इसमें मीडिएशन की बात है तो इसमें तो 4 ऑप्शन दिए गए। ए नंबर है मीडिएशन कमिटी, बी है कंसिलिएशन कमिटी, सी है मीडिएशन एंड कंसिलिएशन कमिटी और डी है मीडिएशन एंड कंसिलिएशन प्रोजेक्ट कमिटी। इसमें प्रोजेक्ट कमेटी जो है आंसर आ रहा है। पता नहीं ये कहाँ दिया हुआ है, हमने तो पढ़ा नहीं है इसको, ध्यान ही नहीं पढ़ा, उसको छोड़ दिया, पता नहीं है कहीं पे, देखेंगे उसको। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्य कौन से हैं। ए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित कृत्य का पालन, बी राज्य प्राधिकरण के विनियमों द्वारा नियत कार्य, सी है जिला के भीतर लोक अदालतों का आयोजन करना और डी है इनमें से सभी। जी राइट है। जी, और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य, जी हाँ बोलिए। हम्म। जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक कौन होंगे। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के जो संरक्षक है वो कौन होंगे, मुख्य संरक्षक। ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधिपति, बी है सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायमूर्ति और सी है किसी भी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और डी है सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। जी जी, फर्स्ट नंबर सही है, मुख्य न्यायमूर्ति। और तालुक विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ए, जी हाँ सही है। जिला स्तर पर लोक अदालत की पीठों का गठन किया जाता है। ए है संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा, बी है सचिव द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन से, सी है सचिव द्वारा जिला प्राधिकरण अध्यक्ष के अनुमोदन से और डी है सचिव द्वारा राज्य प्राधिकरण के अनुमोदन से। इसमें मतलब जिला स्तर पर लोक अदालतों की जो पीठ है उनका गठन किया जाता है। ए संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा, बी सचिव द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन से और सी सचिव द्वारा जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से और डी ए सचिव द्वारा राज्य प्राधिकरण के अनुमोदन से। नहीं, इसमें जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से। जिला स्तर पे है ना, तो इसलिए जिले जिले को याद रखना है इसमें। जिला जिला डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो आएगी वो करेगी,
मतलब करेगी तो सचिव करेगा मतलब गठन तो, लेकिन ये जो जिला प्राधिकरण है उसका जो अध्यक्ष है उसके अनुमोदन से करता है। जी। जी हाँ। हम्म। स्थायी लोक अदालत का अध्यक्ष कौन होगा? ए नंबर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बी है जिला विधिक सहायता अधिकारी, सी है वह व्यक्ति जिला न्यायाधीश अथवा अपर जिला न्यायाधीश हो या रहा हो, डी है सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। हाँ हाँ, ये हमने भी पढ़ा था उसमें, स्थायी लोक अदालत में, उसी में। लोक अदालत का आयोजन किया जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन मतलब हमने पढ़ा नहीं, ड्राफ्ट में ना छूट गया, वैसे उसमें है। इसमें ए नंबर है केवल बंद शनिवार को, बी है केवल रविवार को, सी है केवल अवकाश के दिनों में, डी है अवकाश वाले शनिवार रविवार व अन्य अवकाश के दिनों में। नहीं नहीं, इसका आंसर है ना लास्ट वाला है। मतलब लोक अदालत जो है ना अवकाश के दिनों में ही की जाती है, एक तो शनिवार रविवार और अन्य अवकाश के दिनों में, मतलब जो भी छुट्टी वाले दिन आते हैं उनमें लोक अदालत लगती है। हाँ, शनिवार रविवार और अदर कोई भी आता है भले फेस्टिवल हो उस दिन भी लगती है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा के तहत योग्य व्यक्ति को विधिक सहायता देने का प्रावधान है। तो किसमें विधिक सहायता कौन, मतलब जो हकदार होते हैं, हमने पढ़ा था ना अभी चैप्टर कौन सा था वो, 6 में। नहीं 6 में नहीं पढ़ा था, किसमें पढ़ा था? चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 में पढ़ा था हमने। हाँ, सेक्शन 12 में, मतलब क्राइटेरिया जो आता है कौन व्यक्ति होंगे हकदार, उसके बारे में सेक्शन 12 में है। वैसे तो 13 में दिया गया है, लेने का मतलब अलग है 13 का। हकदार कौन होंगे उसके बारे में तो 12 बताता है, क्राइटेरिया तो वही पूरे करते हैं, उन लोगों को ही वही हकदार इसमें होते हैं जो 12 में बताए गए। हाँ जी हाँ, पर्सन के बारे में उसमें बताया गया कि कौन लोग हैं हकदार। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष की पदावधि होगी। इसमें क्या है? ए नंबर 65 ईयर तक, 62 ईयर तक, बी नंबर और सी नंबर है सेवानिवृत्ति तक, रिटायर होने तक, और डी नंबर है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। ए नंबर है 65 वर्ष की उम्र तक, बी है 62 वर्ष की उम्र तक, सी है सेवानिवृत्ति तक, और डी है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक। वैसे इसका आंसर तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक है। हाँ, ये आया हुआ है ना 16 में आया हुआ है, हमने उसमें स्टेट लीगल वाला था ना, लीगल प्राधिकरण, उसमें स्टेट लीगल वाला उसमें था ये। जी हाँ, उसमें ऐसा दिया हुआ है वैसे तो, लेकिन ये पता नहीं इसमें राज्यपाल के प्रसाद पर्यंती की वजह से, प्रेसिडेंट का प्रसाद पर्यंती की बात है ना वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसे ही सेम यहाँ पे अप्लाई हो। हाँ जैसे हाँ जैसे प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वैसा ही यहाँ पे वो रूल अप्लाई होता है। यहाँ पे ये राज्यपाल है। प्रसाद पर्यंत की बात पता नहीं, वो मेंबर्स की बात है शायद, मेंबर्स जो रहते पद धारण करते हैं ना, वो मेंबर्स का चैप्टर पता नहीं कौन सा है।
या जानकारी नहीं है। काफी टाइम हो गया कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए। अ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है एक्टिंग चीफ एग्जीक्यूटिव चीफ जो होता है वो। तो इसमें मतलब हो गया ना इसका आंसर। तो ये है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। अ, हाँ, ये भी हो गया है। रूल्स का क्वेश्चन पूछ लिया शायद, उसमें रूल्स में दिया हुआ है ये। रूल से का पूछ लिया है ये 1996 का। जी हाँ, रूल से करेंगे इसमें। इम्पोर्टेंट चीजें देखेंगे, उनमें भी हम डिटेल में ज्यादा देखेंगे नहीं। हाँ, तो ये तो हो गया वैसे कंप्लीट क्वेश्चन इसमें। हाँ, इसमें एक क्वेश्चन है डीएलओ 16 का ही पेपर है ये। विधिक सेवा प्राधिकरण में जो यदि कोई मामला लोक अदालत में निराकृत होता है और उक्त प्रकरण में पूर्व से न्याय शुल्क अदा किया गया है तो ए नंबर हाँ, संपूर्ण न्याय शुल्क वापिस होगा। बी है आधा न्याय शुल्क वापिस होगा। सी है एक चौथाई न्याय शुल्क वापिस होगा। या डी है न्याय शुल्क की कोई भी राशि वापस नहीं होगी। संपूर्ण न्याय शुल्क वापिस होगा। हाँ, कोर्ट फीस एक्ट में ऐसा वो है प्रोविजंस। अगर मतलब कोर्ट से पहले ही कंप्रोमाइज हो जाता है और जब मामला चल ही नहीं रहा कोर्ट में, तो मतलब उसके पहले हो जाता है, तो फिर न्याय शुल्क उसको जो कंप्रोमाइज के लिए फिर पूरा ही दे दिया जाएगा, संपूर्ण राशि दे दी जाएगी। जी जी हाँ, वो तो एक बार हम देख लेंगे ना अभी मतलब दिन में कभी भी देख लेंगे एक बार इन सेक्शनों को, तो याद हो जाएंगे सारी, क्योंकि पढ़ा हुआ है सब कुछ, पर ये नहीं आ रहा कि कौन सी में पढ़ा है। जी जी हाँ, ये कोर्ट फीस जो इसका सबसेक्शन 1 है इसमें कि ऐसे मामले में संदत न्यायालय फीस न्यायालय की फीस अधिनियम के अधीन उपबंध तिथि से लौटा दी जाएगी। तो इसमें ऐसा नहीं बताया गया है, लेकिन कोर्ट फीस यही कहता है। कोर्ट फीस का मतलब एक तो है उसमें, हमने जो पढ़ा था अभी छत्तीसगढ़ का दिया था जब हमने पढ़ा था, तो उसमें वो कोर्ट फीस पूरी लौटा दी जाती है। जी जी जी। एक क्वेश्चन और है। कोर्ट के द्वारा सीआरपीसी के सेक्शन 357 ए की उपधारा 2 अथवा 3 में प्रति कर के अनुशंसा को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कितने दिनों के भीतर निपटाएगा? तो ए है 1 माह, 2 है 2 माह, 3 है 3 माह, 3 माह, और डी है या युक्त समय के अंदर। 2 महीने में। 2 महीने, 2 महीना है, 2 महीने। हाँ हाँ, क्योंकि ये मैंने जैसे भी मैंने कल ही वीडियो बनाया था इस पे 357 सीआरपीसी के उस पे 357 ए से 357 358 तक मैंने कल वो सारे सेक्शंस की थी डिटेल में उस वीडियो में। तो उसमें यही था, जो अथॉरिटी कंप्लीट करती 2 महीने के अंदर। जी
जी क्योंकि वो टाइम ऐसा लगता है, फिर जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि टाइम जा रहा है। जी जी। तो बात है, तो आप जब भी करो तो एक हल्का सा पॉज का बटन दबा दिया अपना, और देख लिया आपने जो भी देखना हो। नहीं, वो ऐप डाउनलोड नहीं हुआ है ना, जो एडिटिंग करने वाला। अब ये अलग मतलब है ना, पार्ट में बढ़ जाता है अगर स्टॉप कर दो तो। फिर ये एक एक पार्ट इसका डालना पड़ेगा, तो उसमें क्या कैसे डालेंगे उसमें अब नहीं, अपलोड करने के। काटना नहीं, काटना नहीं होता, वो केवल पॉज करना होता है। हाँ नहीं, तो ये इसमें मतलब है ना, दो तीन पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है अगर स्टॉप कर देते हैं तो। इसलिए मैं नॉन स्टॉप ही करती चलती हूँ सब कुछ। अभी वो अच्छा ऐप अच्छा डाउनलोड नहीं हो पाए हैं जिनमें ऐड किए जाते हैं सारे वीडियो, एक ही में ऐड हो जाते हैं ना, वो वाला मर्जर वाला ऐप डाउनलोड नहीं हुआ है। मर्ज करने वाला। हाँ हाँ। हम्म, हाँ ठीक है, तो हो गया कंप्लीट वैसे तो। जी जी। जी कल चल। इसके रूल अपन चालू करें। जी हाँ, कल रेगुलेशंस चालू हो जाएंगी। एक्ट तो सब हो गए ना इसके? हाँ, एक्ट तो सभी हो गए हैं। अभी कुछ बचे तो हैं वैसे, जैसे नहीं, एक। वो एडीपी वाले बचे होंगे। हाँ, एडीपीओ वाले बचे हैं, इसके तो हो गए। हाँ, दहेज हो गया है, ये सब थोड़ा दो तीन। हाँ नहीं, दहेज रहा है। वो मतलब जो एडीपीओ में कॉमन है, जो माइनर एक्ट, वो बचे हैं अभी हाँ कुछ। जैसे जुवेनाइल तो हो गया था। जे तो आपने कर ही दिया। हाँ वो हो गया था, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया था। उसमें से बस एक। पॉक्सो बच रहा है। हाँ, पोक्सो बच रहा है, डॉगरी वाला बच रहा है, एक प्री नेटल वाला बच रहा है इसमें। पीसीएन पीएनडीटी। हम्म। ठीक। तो पहले आप ये रूल पर आए तो रूल ही कर दीजिए। जी हाँ, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर टाइम बचेगा तो एक दो दिन में वो भी कर लेंगे सब। जी। ओके, थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।